नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। करीब 50% आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचे खिलौने। अब तक करीब 1.5 लाख रुपए के खिलौनों की हुई बिक्री। मनरेगा मजदूरों ने जिला परिषद कार्यालय पर किया प्रदर्शन। ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगने की सूरत में मस्टरोल की हाजिरी मांगने की मांग। विकास कार्यों में उपलब्धियों की दी जानकारी। वार्ड 50, 51, 52 व 54 में पहुंची हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की पद यात्रा। बार संघ अध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन दाखिल। कोषाध्यक्ष पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन। 11 फरवरी को 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे निजी चिकित्सक। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल का कर रहे विरोध। और अब समाचार विस्तार से। जिले भर में संचालित करीब 1250 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से हर ब्लॉक में खिलौना बैंक की स्थापना की गई है। इनमें कोई भी व्यक्ति अपने घर में इस्तेमाल न होने वाले इस्तेमाल योग्य खिलौने भेंट कर सकता है। लोग खिलौने भेंट भी कर रहे हैं। इसके अलावा आजीविका से जुड़ी महिलाओं को भी खिलौने बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। वे भी अब तक करीब 1.5 लाख रुपए तक के खिलौनों की बिक्री कर चुकी है। इससे आजीविका से जुड़ी महिलाओं को रोजगार मिला है। इन सब खिलौनों को आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक जिले भर के करीब 50% आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने पहुंचाए जा चुके हैं। आजीविका से जुड़ी महिलाओं की ओर से तैयार किए गए खिलौनों के सैंपल लेकर आजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक सुनील छाबड़ा व जिला प्रबंधक संजू पुनिया गुरुवार को जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग के पास पहुंचे। कलेक्टर ने खिलौने देकर इन्हें तैयार करने वाली आजीविका से जुड़ी महिलाओं की हुनर की सराहना की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि जिले के करीब 1250 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। प्रशासन की ओर से हर आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया गया है। इसके तहत पेंटिंग का कार्य करवाया जा रहा है, शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। हर आंगनबाड़ी केंद्र पर बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में हर ब्लॉक में खिलौना बैंक स्थापित किया गया है। करीबन 50% आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौने पहुंचाए जा चुके हैं। आजीविका से जुड़ी महिलाओं को खिलौने बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये महिलाएं अब तक करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत के खिलौने बेच चुकी हैं। इन खिलौनों के दाम बाजार से कम हैं और क्वालिटी अधिक है। भामाशाहों के तहत किए जाने वाले सहयोग से इन महिलाओं को पैसों का भुगतान भी किया जा रहा है। इन महिलाओं को इतना सक्षम बनाने का प्रयास है कि वे अपने स्तर पर भी खिलौने बनाकर बेच सकें। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित हों। जानते हैं कि हमारे ज़िले में करीब 1250 आंगनवाड़ियाँ हैं और अभी हमने जो प्रयास किया है उसमें हम हर आंगनवाड़ी को एक मॉडल आंगनवाड़ी में विकसित कर रहे हैं। उसके अंदर हम उनको बाला के तहत उनकी पेंटिंग का कार्य करा रहे हैं। वहाँ पे वेइंग स्केल्स पहुँचा रहे हैं, स्टोरेज के लिए खाने के लिए डब्बे पहुँचा रहे हैं, लाइब्रेरी रैक का काम हो रहा है, शौचालय निर्माण का काम हो रहा है, बिजली पानी का इंश्योर कर रहे हैं कि 100% ज़िले में हर आंगनवाड़ी में बिजली पानी भी रहे। इसके अंदर एक एलिमेंट जो हमने लिया है वो है खिलौना बैंक का, जो हर ब्लॉक में स्थापित किया गया है और अभी हमारे पास 50% हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं जिसके अंदर खिलौने हमने पहुँचा दिए हैं। लर्निंग टॉयज़ के अंदर जो हमारी SHG की महिलाएं हैं जो आजीविका से जुड़ी हुई हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है खिलौने बनाने के लिए और अभी 1.5 लाख के खिलौने वो महिलाएं बेच चुकी हैं और अगला ऑर्डर हम उनको प्लेस कर रहे हैं ताकि उनकी भी आजीविका में उनकी भी प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो और साथ ही साथ हमारी जो आंगनवाड़ियां हैं वो मॉडल आंगनवाड़ी के रूप में विकसित हो। कलेक्टर सिहाग ने बताया कि अगले कदम के तहत नाबार्ड के सहयोग से आजीविका मार्ट के तहत दुकान स्थापित की जाएगी। इस दुकान में बिक्री केंद्र बनाया जाएगा। इसमें भी खिलौने बेचने का कार्य होगा। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि अगर उनके घर में भी खिलौने हैं जो उनके बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वह खिलौने इस स्थिति में है कि उन्हें अन्य बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन खिलौनों को हर ब्लॉक में स्थापित किए गए खिलौना बैंक में भेंट कर सकते हैं। इन खिलौनों को जिले भर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा ताकि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे पढ़ने के साथ उन खिलौनों से खेल सकें। अभी हमने ये प्लानिंग की, अभी तो हम भामाशाहों से जो मदद ले रहे हैं उनके तहत उन महिलाओं को हम पैसे दे रहे हैं और ऑर्डर्स दे रहे हैं। फिर उनको इतना हम सक्षम बना देंगे कि वो अपने लेवल पे भी वो खिलौने बेच सकें। अगला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें नाबार्ड की हेल्प से हम एक दुकान यहाँ पे स्थापित करेंगे आजीविका मार्ट के तहत।
उसके अंदर हम एक बिक्री केंद्र बनाएंगे जिसमें ये खिलौने भी हम उनको बेचेंगे। हमारे का मकसद टू फोल्ड है। एक तो जो प्री स्कूल एजुकेशन है जो हमारी आंगनवाड़ी में, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, बिकॉज आप जानते हैं कि जो शिक्षा है उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो रूट्स हैं एक विद्यार्थी के जीवन की, तो उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें। और दूसरा जो है कि हमारी जो महिलाएं हैं राजीविका मिशन से जो जुड़ी हुई हैं, राज्य सरकार भी उसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है, उसके तहत उन महिलाओं को रोजगार मिल सके और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। बारसंग हनुमानगढ़ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए गुरुवार को अभ्यर्थियों की ओर से नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। बारसंग अध्यक्ष के लिए नरेंद्र पाल सिंह माली, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत व भगवान दास रोहिल्ला ने नामांकन दाखिल किया। उपाध्यक्ष पद के लिए राजन कुमार गाबा, तरसेम सिंह बराड़, रामस्वरूप नांदेवाल व राजीव गिला ने फॉर्म भरा। सचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल व लक्ष्मी नारायण जांगू ने मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपना नामांकन दाखिल करवाया। कोषाध्यक्ष पद के लिए कुलविंदर सिंह बराड़ व पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए चंद्र कैलाश स्वामी के रूप में एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस पर इन दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। इसके बाद दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों की जांच की गई। जांच में सही नामांकन पाए गए। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मैदान में बचे अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बारसंग चुनाव के लिए इस बार 577 वोट बनाए गए हैं। बारसंग हनुमानगढ़ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए अधिवक्ता वतनदीप सिंह मान को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया है। वहीं दिनेश सिंह राव, सोम प्रकाश, गगनदीप बेनीवाल, विमल कीर्ति बिश्नोई, अमित झोरट, नरेश बामणिया को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन दाखिल करने के दौरान गणेश कुमार, अनुज टोडा, रोहित सिंह, सोहन सिंह, रघुविंदर बिश्नोई, सुनील चलाना, मनीष तंवर, संदीप रघुवंशी, सुरेंद्र ढाका सहित कई अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि बारसंग की कार्यकारिणी के लिए चुनाव हर साल दिसंबर माह में होते आए हैं, लेकिन इस बार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सभी बारसंगों के चुनावों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब यह रोक हटने के कारण फरवरी माह में चुनाव करवाए जा रहे हैं। बारसंग कार्यकारिणी 2023 के चुनाव हो रहे हैं और इसमें मैं एडवोकेट नरेंद्र पाल सिंह अध्यक्ष पद हेतु पार्टिसिपेट कर रहा हूं और इसमें वकीलों के हित का काम मेरी प्राथमिकता रहेगी और इस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए जितना कुछ जिम्मेदारियां होंगी वो निभाऊंगा। नाम भगवान दास रोहिल्ला, मैंने आज अध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया है। बार के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं, मेरा यही प्रयास रहेगा कि वो विकास कार्य लगातार इसी तरह चलते रहें और एडवोकेट्स के जो वेलफेयर के काम हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनके लिए फंड एकत्रित नहीं हो पाया है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनके लिए भी एक सेपरेट फंड इकट्ठा किया जाए ताकि किसी भी संकट के वक्त हम हमारे अधिवक्ता साथी की कुछ सहयोग कर सकें। मैं जितेंद्र सारस्वत एडवोकेट, पूर्व में 9 टाइम बार का प्रेसिडेंट रह चुका हूं। अब की बार मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। मेरे जीतने के बाद मेरा पहला कार्य होगा अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा करना। अधिवक्ता जो एक बहुत ही समझदार पढ़ी लिखी कौम है जो गलत काम के लिए कोई काम नहीं करती और अगर उसके सही काम भी इस प्रशासनिक ढांचे में नहीं हो तो अधिवक्ता को बड़ी जलालत महसूस होती है। मैं चाहूँगा कि अधिवक्ता का काम टाइम पे सही तरीके से सम्मानपूर्वक हो। संघ कार्यकारिणी की 2023 के लिए आज नॉमिनेशन शुरू हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र पाल सिंह माली, भगवान दास रोहिल्ला और जितेंद्र कुमार जी ने नॉमिनेशन जमा करवाए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए राजन कुमार काबा, तरसेम सिंह बराड़, रामस्वरूप नंदेवाल और राजीव गिल्ला जी ने नॉमिनेशन जमा करवाए हैं। सचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल और लक्ष्मी नारायण जांगू जी ने नॉमिनेशन जमा करवाए हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए केवल कुलविंदर सिंह बराड़, कैप्टन बराड़
का नॉमिनेशन आया है और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए सिर्फ एक नॉमिनेशन कैलाश चंद्र स्वामी का जमा हुआ है। आज जो ये नॉमिनेशन हुए हैं इसकी जांच करने के बाद इन सभी कैंडिडेट्स की, अभ्यर्थियों की नॉमिनेशन सही पाए गए हैं। ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने की सूरत में मस्ट्रोल की हाजिरी मानने व पखवाड़े में दिनों की कटौती बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मनरेगा मजदूरों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले गुरुवार को पूर्व घोषणानुसार जिला परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन स्थल पर हुई सभा में यूनियन के राज्य कमेटी सदस्य रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में मनरेगा मजदूर व मेट समस्याओं से जूझ रहे हैं। में रहने वाले गरीब नरेगा में नाम लिखाने के लिए आज आपको जो पैसा मिलना था वो 33,000 करोड़ पैसे में कम पैसा दिया जाता है और जहां निर्माण सामग्री की जरूरत है उसमें ये पूरे के पूरे बिल काट करके, चाहे वो दवाइयों का खर्चा है, चाहे फर्नीचर का बिल हो, चाहे वो गाड़ियों में डीजल भराने का हो, तमाम तरह के खर्चे ये उसमें से करते हैं। अभी जो पैसा सरकार दे रही थी, सरकार ने का अमृतकाल का बजट है, जनता के लिए अच्छा बजट बताया है और नरेगा के मजदूरों का जो पैसा मिलता था उसमें से 33% कटौती कर दी गई। मनरेगा मजदूरों मेटों की समस्याओं को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया गया है। जो केंद्र सरकार ने जो बजट के अंदर 33% मनरेगा के अंदर कटौती की है, जिससे मनरेगा मजदूरों को मेटों को काम नहीं मिलेगा। इसके अलावा पूर्व में जो 16 दिसंबर को हमारा यहाँ प्रदर्शन था, उसमें जो समझौते हुए थे यहाँ की जिला परिषद ने वो लागू नहीं किए हैं, इसलिए ये बातों को लेकर हमारा ये प्रदर्शन है। इसके अंदर जो हमारी ये मांग है कि जो ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर जो मजदूर खाली जा रहे हैं, उनके पैसे नहीं आ रहे हैं, उसके मस्ट्रोल की हाजिरी को माना जाए, कार्यस्थल पर दवाई पानी की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो पीलीबंगा वीडियो है जो मजदूरों के साथ, मेटों के साथ अभद्र भाषा का जो प्रयोग करता है शंकर लाल जी, उनकी पहले भी शिकायत की है, उनके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेटों का बकाया भुगतान पड़ा है, मजदूरों का 4-4 पखवाड़े का भुगतान पड़ा है। इन सभी मांगों को लेकर ये हमारा मनरेगा मजदूर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में जिला परिषद के कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी इनकी जो समस्या है वो समस्या है ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन में इनकी जो हाजिरी है वो नहीं लिख पा रही। और वैसे अगर देखा जाए तो ऑनलाइन में तभी हाजिरी लगेगी जब वहाँ नेटवर्क होगा। ये जो नरेगा का काम चल रहा है ये खाड़ों पर, टावरों से दूर, गाँवों में, जगह जगह एक गाँव से 3.5, 4 किलोमीटर दूर चल रहा है। वहाँ नेटवर्क की भी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसमें हाजिरी नहीं लग पा रही। दूसरा, उनकी मजदूरी जो लंबे समय से रुकी हुई है। तीसरा, उनके 100 दिन पूरे नहीं हुए। इसी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि मनरेगा को जब निर्माण श्रमिकों में शामिल कर दिया और उनकी मजदूर कॉपी बना दी गई, उस मजदूर कॉपी के अंदर शुभ लक्ष्मी योजना में अभी राजस्थान का रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि 27 लाख फार्म भरवाए गए, जिनमें से करीब आधे से ज्यादा जो है मनरेगा श्रमिकों के हैं। और एक भी मनरेगा श्रमिक को शुभ लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिला, ना ही उनको जो प्रसूति के हैं महिलाओं के जापे के पैसे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए मनरेगा मजदूर खेत मजदूरों के नेतृत्व में आए हैं। अगर समस्या का समाधान करूँ, वैसे लगातार हर हफ्ते में मजदूर आ रहा है, लेकिन अब उसकी इंतहा है। अगर आज कोई ठोस उसका परिणाम नहीं निकला तो बड़े स्तर पर यहाँ जिला परिषद की घेराबंदी की जाएगी। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सक सड़क पर उतर आए हैं। इस बिल के विरोध में प्रदेश भर के निजी चिकित्सकों ने संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 11 फरवरी को 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहकर पूर्ण रूप से चिकित्सा सुविधाएं बंद रखने की घोषणा की है। निजी चिकित्सक प्रस्तावित राइट टू हेल्थ विधेयक को दोबारा पेश नहीं करने और न ही विधानसभा में पारित करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में गुरुवार को टाउन में आयोजित प्रेस वार्ता में संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश समन्वयक व पूर्व पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए निजी चिकित्सालयों को बलि का बकरा बना रही है। इस बिल के बहाने से राज्य सरकार आगामी चुनावों को देखते हुए सस्ती लोकप्रियता हासिल कर अपनी कमियां छुपाना चाहती है।
सुझाव दिए थे कि अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो जैसे रिएम्बर्स हो जाए, ये हमारी बात नहीं मानेगी। एक एमबीबीएस डॉक्टर है या कोई भी स्पेशलिटी का डॉक्टर है, वो कैसे तो डिलीवरी कराएगा, कैसे एमआई के पेशेंट को देखेगा, कैसे ट्रॉमा को देखेगा, ये सब बातें नहीं सुनेगी। ये एक तरह से पूरी तरह से जल्दी में लाया गया बिल है, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का बिल है, और सारी अपनी असफलताएं, जो मैं सरकारी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक सरकारी नौकरी करी है। आप वहाँ पे क्या उपलब्ध करवाते हो? बिल्डिंग बना दी, एक डॉक्टर बैठा दिया, वो पब्लिक आक्रोश झेलने के लिए। और ये सही कहा मैं कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि अपन यहाँ से जयपुर जाएंगे तो आपको ट्रामा सेंटर रावतसर में भी है और सरदार शहर में भी मिलेगा। रतनगढ़ से पहले कोई सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे चिकित्सक है तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है वहाँ पे चिकित्सक नहीं है, सब कुछ है तो इक्विपमेंट्स नहीं है। ये सब छुपाने का एक प्रयास है, और ये सारा बोझा जो प्राइवेट हॉस्पिटल से डाला जा रहा है। और हमने बहुत प्रयास करे कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। बल्कि हमारे जब भी हमारे नेताओं ने बात करी तो ये स्टेटमेंट आया कि बिल तो आएगा, बिल तो हम लेकर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाह रहे हो कि ये जो 70 to 80% जो सर्विसेज है ना प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो इसलिए नहीं दे रहा कि ये योजनाएं आ गई, चिरंजीवी आ गई, स्वास्थ्य बीमा योजना आ गई, पहले से ही दे रहे थे। और इन योजनाओं से समस्या और ज्यादा है हमारे लिए। ये बिल आ जाता है तो प्राइवेट चिकित्सालय जो है, छोटे चिकित्सालय हैं, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे पक्का, हम सब इस बात पे सहमत हैं कि ये बंद होएंगे, कोई दूसरा चारा ही नहीं है। आपकी कहीं सुनवाई नहीं है, आपसे अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। आप पे कोई जो ये पैनल जो बनाया डिस्ट्रिक्ट वाला रेडियल जो कमेटी बनाई है, उसमें कोई आईएमए का प्रतिनिधि है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का प्रतिनिधि है, यहाँ पे एक कलेक्टर का प्रतिनिधि होगा, एक सीएमएचओ का प्रतिनिधि होगा, और बाकी जनप्रतिनिधि होंगे। ये वो वोट बटोरने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, लोगों का अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए, और कि हमें आगे हमारी सरकार जो है ये इस पे रिपीट हो या जो भी कोई हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत घातक है। राइट टू हेल्थ बिल लाना चाह रही है, जिसमें कुछ सुझाव डॉक्टर्स ने दिए थे, डॉक्टरों की कमेटी ने दिए थे, लेकिन सरकार उनको किसी को भी नहीं मान रही, अपने अड़ियल रवैये पर चल रही है। जो ये राइट टू हेल्थ बिल है, इसके हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें काम संभव नहीं है सब कुछ मुफ्त इलाज देना, हर किसी को, हर एक इमरजेंसी को मुफ्त इलाज देना। हमारे पास कोई टकसाल थोड़ी लगी हुई है कि हम पैसा ले आएंगे और उनको दे देंगे। गवर्नमेंट नहीं मान रही, इसके लिए 11 तारीख को भी प्रवर समिति की बैठक है, लेकिन अभी तक कोई सुझाव हमारे जो दिए थे पूर्व में वो शामिल नहीं किए गए। तो इसके विरोध में 11 तारीख को हम लोगों ने हड़ताल रखी है। पूर्ण चिकित्सा बंद है, जिसमें ना तो इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी और ना ही कोई रूटीन ओपीडी चलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी चलेंगी। और अगर आगे भी सरकार नहीं मानी तो स्टेट के निर्देश पे अनिश्चितकालीन बंद भी किया जा सकता है। सरकार की मंशा ही नहीं समझ आ रही है। सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेना चाह रही है और उसकी जिम्मेदारी प्राइवेट अस्पतालों को देना चाह रही है। आप सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दो। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, आपके सब सेंटर हैं, सीएचसी है, पीएचसी है, ट्रॉमा सेंटर बना रखे हैं। क्या आपसे इनकी मैनेज नहीं होती? सरकार के पास तो पूरा अमला है। जब सरकार ही मैनेज नहीं कर सकी तो प्राइवेट डॉक्टर से वो कैसे उम्मीद करती है कि वो इन सबको इलाज दे देंगे? मुफ्त में इलाज जब सरकार नहीं दे पा रही तो हम कहाँ से दे देंगे? हमारे पास अर्निंग सोर्स कोई दूसरा थोड़ी है। और कौन अस्पताल खोलेगा? जो ये नियम कायदे इन अस्पतालों पे लगा रहे हैं, राजस्थान के सारे अस्पताल बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। नए यहाँ खोलेंगे नहीं, पलायन करेंगे, फिर स्वास्थ्य का अधिकार मिल जाएगा। क्या आज मुझे कोई जबरदस्ती मजबूर कर सकता है क्या कि मैं जाके काम करूँ? मैं तो खेती कर लूँगा और मेरे हॉस्पिटल में जो 20 लोग कार्यरत हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। अभी आईएमए पदाधिकारियों ने अपना एक ज्ञापन दिया है 11 तारीख को हड़ताल का। 11 तारीख को संपूर्ण हड़ताल रहेगी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी देखी जाएगी और प्राइवेट में किसी को नहीं देखा जाएगा। यह है सरकार की सोच के अगेंस्ट में, विरुद्ध में। सरकार कह रही है कि भी प्राइवेट के अंदर कोई भी इमरजेंसी आवे, पहले तो इमरजेंसी की डेफिनेशन दी किन किन केसों को वो इमरजेंसी में लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई भी इमरजेंसी आए वो आप फ्री देखोगे। जब हमने सरकार से कुछ भी फ्री नहीं लिया प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमने ज़मीन फ्री नहीं ली, हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं ली, मकान फ्री नहीं लिया, हमने डिग्री फ्री नहीं ली, तो हम फ्री सर्विस दें किस बात के लिए? किस बात के लिए फ्री सर्विस दें? इवन अगर ये भी कह देती कि सरकार के हम देंगे तब भी हमारे आपस में विवाद पैदा होंगे। क्या जब हम बिल देंगे तो कहेंगे साहब इतना तो लगा ही नहीं होगा, इतना तो लगा ही नहीं होगा, ये फिर विवादित होंगे।
इसलिए ऐसे विवादित जो कानून बनने जा रहे हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए और यही हमारा एक विरोध है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली जा रही पद यात्रा गुरुवार को जंक्शन के वार्ड 50, 51, 52 व 54 में पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने इन वार्डों में घर घर जाकर कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी। इससे पहले चूना फाटक पर रोटरी क्लब के नजदीक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष व पार्षद मनोज सैनी, अश्विनी शर्मा आदि ने संबोधित किया। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ में भी 26 जनवरी से ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें हम प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक घर घर जाकर जो हमारी राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार जी, जिन्होंने जनहित के अंदर जो विकास कार्य करवाए हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार की उपलब्धि हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराना, और केंद्र की भाजपा सरकार जिसने इन सालों के अंदर जो बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाई है उनके बारे में बताना, उनकी विफलताओं के बारे में बताना, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो ये अभियान चालू किया गया है उसके अंदर हम प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर में जाकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कि आप सभी को पता है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक तकरीबन 3800 किलोमीटर से भी ज़्यादा अपनी पैदल यात्रा की। उनका एक ही मकसद था कि सभी लोगों को भाईचारा उनका बना रहे और लोगों को एक माला के अंदर परोकर और देश के अंदर अमन, शांति और भाईचारा पैदा करना। उसी प्रकार ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा उसी का ही एक हिस्सा है, और हम सभी कांग्रेस जन हर एक वार्ड के अंदर पैदल यात्रा कर रहे हैं और सभी को यह संदेश दे रहे हैं कि हमें भाईचारे से रहना है, हमें शांति से रहना है और एकता से रहना है। हमारे देश का जो इस बीजेपी पार्टी ने माहौल ख़राब किया है लोगों को जाति के नाम से, धर्म के नाम से, और उस माहौल को अच्छा करने के लिए, सभी लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए हम ये संदेश दे रहे हैं। घर घर जाकर हम कह रहे हैं जो कि आप भाईचारे से रहें और शांति से रहें। आज मेरे वार्ड 50 में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हमने जो कांग्रेस जागृति अभियान चलाया, जनता को जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जन सुविधाएं दी उसके लिए जागृत किया, घर घर जाकर उनको बताया। मैं कहना चाहूँगा कि जो मेडिकल का बिल जो अशोक गहलोत ने किया है उसके लिए मैं खुद तहे दिल से उनका शुक्रिया, और हमारे सभी वार्डवासी उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ आज से पहले हॉस्पिटल के नाम से पसीना आता था, गरीब आदमी सोचता था जाएँ कैसे, पर अशोक गहलोत ने ऐसा अपने स्वयं विवेक से, अपने मंत्रियों के साथ से ऐसा निर्णय लिया जिससे सारी जनता का उन्होंने भला किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को आखिरी बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट में कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेने के लिए मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आए और कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करे, इसलिए महासंघ के निर्देश पर शुक्रवार को हनुमानगढ़ के कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। जंक्शन स्थित जलदायी विभाग में कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सद्बुद्धि दे और कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करे। यज्ञ को विधिवत पंडित की ओर से मंत्रोच्चारण कर पूर्ण किया गया। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण देवताभ्यो नमः। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सतधारं देवततवा तविताः गुणातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुभवा कामदुक्ष्यं। राजस्थान के कर्मचारियों की मांगे राज्य सरकार के टेबल पर काफ़ी समय से लंबित है, और गहलोत सरकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी से
टेबल टॉक भी हुई थी, उसके अंदर हमें आश्वासन भी दिया था भी आपके बजट के अंदर आपकी मांगें पूर्ण करेंगे। लेकिन कल सरकार का बजट आने वाला है, तो उसके अंदर जैसी अफवाहें मीडिया के द्वारा हमें सुनाई दे रही है, उसके अंदर हमारी मांगें जो पूर्ण तरह से हमें नहीं लगता भी पूरी की जाएगी। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर महासंघ के एकीकृत महासंघ के निर्देश पर पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। उसी क्रम में आज हनुमानगढ़ में भी कर्मचारियों ने एकीकृत महासंघ के बैनर तले ये सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, ताकि गहलोत साहब को सद्बुद्धि आए और कर्मचारियों के जो पेंडिंग मांगे हैं उनको सहानुभूतिपूर्ण विचार कर जैसी हमारी मांगे हैं उन्हें पूर्ण रूप से जो है लागू किया जाए। 22 सूत्री मांग पत्र है हमारा, जिसके अंदर नई भर्तियां हैं, नोट जैसे पहले नोट 18-27 दिया जा रहा है तो उसके अंदर 8, 16, 24 है, और जो NPS जो लागू किया है उनका हमारा भुगतान अटका हुआ है, वो भी हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है। ऐसे 23 सूत्री मांग पत्र है, काफ़ी लंबे चल रहा था। गहलोत साहब से वार्ता भी हुई हमारे गजेंद्र सिंह जी की, आश्वासन भी दिया है, लेकिन जिस प्रकार से जो मैसेज आ रहे हैं उसे में ऐसा लगता है जैसे सरकार हमें मीठी गोली लॉलीपॉप देने जा रही है, इसलिए जो है ये सद्बुद्धि यज्ञ किया गया आज। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। नोहर नगर पालिका टाउन हॉल में हुई बजट बैठक हंगामेदार रही। पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 78 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। बैठक में विपक्षी पार्षदों ने विकास कार्य में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आक्रोशित पार्षदों ने बजट की प्रतियां फाड़कर व मेजें पलटकर विरोध जताया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि लंबे समय बाद नगर पालिका की बैठक आयोजित हो रही है और उसमें भी विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जा रहा। भारी हंगामे के बीच महज 1 मिनट में ही बजट पारित कर दिया गया। आक्रोशित विपक्ष के पार्षदों ने नगर पालिका में जमकर नारेबाजी भी की। उधर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया ने भेदभाव जैसे आरोपों को नकारते हुए कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने चौमुखी विकास को ही अपना ध्येय बताया। बजट प्रस्तुत सदन में करना वर्ष 2023-24 में आय के पक्ष में हमारा प्रारंभिक प्राप्ति ले लो, बस यही मतलब है इसका ये कागज नाम मतलब क्या है ये बताओ। इसका सारांश है मैं ये मतलब क्या है मैडम आपके ध्यान में नहीं है मेरी बात लो ये तो नहीं जैसी आप लिखेगा कि आप ये मीटिंग की कार्रवाई 1 साल में नगर पालिका चेयरमैन मुर्दाबाद, नगर पालिका चेयरमैन मुर्दाबाद, नगर पालिका चेयरमैन मुर्दाबाद, अरे तुम्हें पट्टा देना पड़ेगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा।
आज बजट की बैठक की गई थी नगर पालिका हॉल में, तो जिसमें 78 करोड़ 68 लाख का बजट पारित किया गया है। सबसे मेन फोकस वाटर ड्रेनेज और शहर की सफाई व्यवस्था का इसमें रहा है। सभी ने सर्वसम्मति से इस बजट को स्वीकार किया है। तो उनका विवेक है, हालांकि बजट शहर के विकास के लिए पारित होता है, तो इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए और सर्वसम्मति से ये बजट पारित हो। समान रूप से सभी का विकास कार्य सुचारू रूप से चालू है। सभी वार्डों का समान रूप से विकास कार्य करवाया जा रहा है और करवाया भी। आज बजट बैठक हुई, तीसरी बजट बैठक थी इस चेयरमैन के कार्यकाल की। हम बजट बैठक का समर्थन करते हैं। हम नौर शहर के हित में हैं कि नौर का विकास हो, लेकिन हमारी मुख्य मांगे हैं जो आज दिनांक तक 2 साल हो गए हैं चेयरमैन का कार्यकाल हुए, एक भी विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई, न ही हमारी विपक्ष के पार्षदों की सुनी जा रही है। 2 मिनट के अंदर बजट पारित करके वहाँ से चेयरमैन साहिबा बाहर निकली, हमें बात सुनने का उन्होंने मौका भी नहीं दिया और न ही बात सुनी। अपने हिटलर और तानाशाही रवैया अपनाई हुई है और किसी पार्षद की बात नहीं सुनी जा रही है। खास करके विपक्ष के वार्डों में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। रही बात पट्टे की, यहाँ एक सामान्य एक प्राइवेट व्यक्ति को बिठा रखा है जो अपने मनचाही व्यक्तियों का काम कर रहा है और छांट के पट्टे दे रहा है। खातेदारी भूमि में काश्त करने से वंचित करने का आरोप लगा आंदोलन कर रहे गांव सतीपुरा के किसानों के समर्थन में अब संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक भी आ गया है। गुरुवार को मोर्चा के आगू नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पीड़ित किसानों को उनकी भूमि में काश्त करने देने की स्वीकृति देने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मांग न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि पीड़ित किसानों को शीघ्र इंसाफ और न्याय नहीं दिया गया और दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्यवाही नहीं की गई तो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक लोकतांत्रिक ढंग से सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होगा। मेरा नाम बलदेव सिंह सिरसा है और जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है उसका मैं मेंबर हूं, क्योंकि जो 32 किसान संगठन पंजाब से चले थे उनमें से मैं एक, और जो केंद्र सरकार के साथ जब मोर्चा चल रहा था उसमें भी एक मेंबर हूं। आज हम डिप्टी कमिश्नर जो जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को एक ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमारी जो मुख्य मांग ये है कि जो बूटा सिंह गांव सतीपुर का रहने वाला है उसके परिवार की जो ज़मीन है, जो अमित पुत्र एक्स MLA डॉक्टर राम प्रताप, ये सारे मिलकर उसकी ज़मीन को जो 6 एकड़ जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है उस गरीब किसान की, तो उसको ये हथियाने के लिए कोई हरकत कर रहे हैं। उसके बारे में हमने मांग पत्र दिया। देखिए, जो वो तो हमारा ये है कि जो मोर्चा चल रहा है मोहाली में 7 जनवरी से मोर्चा चला है, जो कि हमारे बंदी सिंह हैं उनकी रिहाई के लिए। और कल की घटना जो घटी है, चंडीगढ़ पुलिस ने हमारे जो शांतमय संघर्ष चल रहा है उसको खदेड़ने के लिए जो 31 आदमियों का कल तीसरा दिन था, रोज़ जथा जाता है, तो उसको वहाँ पर रोका गया। और रोकने के बाद जहाँ वो शांतमय बैठे हैं तो उनमें से एक किसी आदमी ने, पुलिस ने आप किसी शरारती अनसर से अपने ऊपर पत्थर गिरवा कर ते उसका बहाने मतलब कि जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और गंदे पानी की बौछारें मारी हैं, वो बहुत निंदनीय है। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो हमारे बंदी सिंह जो 32 साल से अदालत की तरफ से दी हुई सज़ा को दुगनी से भी पूरी कर चुके हैं, उनकी तो रिहाई की मांग के लिए जो मांग कर रहे हैं उन पर लाठियाँ तर्ज रहे हैं और गंदे पानी की बौछारें। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के बैनर तले जंक्शन की धान मंडी में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में किसान नेता जगजीत डलेवाल, शिव कुमार कक्का, अभिमन्यु कोहाड़, बलदेव सिरसा, सुखजिंदर खोसा, जरनैल सिंह, महंगा सिंह सिद्धू टिब्बी, इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। रात ठंडियां रातां 30 साल पंजाब दे विच खेतीबाड़ी महकमे में सर्विस की है और मैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर रिटायर होए हैं। साडे ते जेड़े भी काम थोपे जाते सी, जबरी थोपे जाते सी और मैनू कहण तो कोई गरेज नहीं। इन्हां पार्टियां ने, सरकारां ने किसान लिए जो भी कोई चीज़ खरीदते सी सब स्टैंडर्ड कंपनियां के खरीदे जाते सी।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਪਰ ਜੋਤ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭਈ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨਕਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਚੱਕਦਾਣਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, पंजाब के भी तो यार थोड़े लोग बैठे हैं ना। देखिए, 2 स्थानीय मुद्दे यहाँ पे बड़े अहम हैं। पहला तो सरसों की फसल जो ख़राब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो टिब्बी में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने जा रही है सरकार, उसको लेके किसानों के मन में काफ़ी शंकाएं हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये शराब फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी, तो मामला पिक्चर कुछ क्लियर नहीं है। तो हमारा दूसरा ये है कि भाई इस विषय में पहले पिक्चर क्लियर करी जाए और ऐसी कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए जो फैक्ट्री नीचे के पानी को दूषित करे या फिर वैसे वातावरण को दूषित करे। इसके अलावा 2 दिनों से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति की बैठक चल रही थी यहाँ पे, और उस बैठक में फैसला लिया गया है कि आने वाले समय में पूरे देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उसके लिए अगले कुछ ही दिनों में 2 महीने के अंदर अंदर पूरे देश में 50,000 गाँवों में जाके जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और दोबारा से पुनः उस आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी जैसा आंदोलन 13 महीने तक दिल्ली के मोर्चों पे चला। आज पूरे देश से किसान नेताओं ने हनुमानगढ़ जनसंघ की धान मंडी में महापंचायत की, जिसमें विभिन्न मुद्दे मुख्य रहे। जिसमें पहला मुद्दा रहा कि जो पूरे प्रदेश में पाले से पूरी फसल का खराब हुआ उसकी जल्द से जल्द गिरदावरी करा के मुआवजा दिया जाए। दूसरी जो हमारी मुख्य मांग रही कि जो संग्रह एरिया में जो डिग्गियों का निर्माण करवाया गया परंतु सरकार के द्वारा अभी भी मुआवजा पेंडिंग पड़ा है, उसको लेकर भी आज हम अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। और तीसरी जो हमारी मुख्य समस्या रही कि जो टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल की फैक्ट्री का निर्माण करवाया जा रहा है, अगर वहाँ उस फैक्ट्री का निर्माण हो गया तो पूरे क्षेत्र की लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो हम तमाम लोग आज इसलिए यहाँ पहुँचे हैं कि उस फैक्ट्री का निर्माण को रुकवाया जाए ताकि सभी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो और जो किसान है वो खुशहाली से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।